नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, आज हम हिंदी मैराथन परीक्षा लेकर आए हैं। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बोलूँगा साथियों। ये प्रश्न वही हैं जो हम अपने चैनल पर जो लेक्चर लेकर आए थे पिछले दिनों। बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ाया, बहुत सारे व्याकरण पर वीडियो बनाए, शब्द शक्ति हो, ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोस, चाहे वो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, बहुत सारे वीडियोस हमने लाए थे साथियों, समय समय पर लाते रहे। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न बनाए हैं। तो साथियों, यदि आप हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य हिंदी साहित्यिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, व्याकरण संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पर जरूर जुड़िए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारे पास पहला प्रश्न है कि रास पंचाध्याय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। रास पंचाध्याय, साथियों पहले तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं इसका उत्तर जो मैं पूछने वाला हूं कि रास पंचाध्याय पुस्तक किसकी है। ये कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर जरूर दीजिएगा और सबसे अधिक उत्तर जो देगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर वही उसी का पिन जो है कमेंट जो है आंसर जो है लहराएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जेके पूछा गया है साथियों, रास पंचाध्याय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है इस तरह के प्रश्नों में। यह भागवत से प्रेरित है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। साहित्यिक दृष्टि से साधारण रचना है, जब भी सही है। और तीसरा है 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन है, ये गलत है भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। प्रेम और अध्यात्म का समन्वित रूप है साथियों, ये तो ठीक है। तो साथियों तीसरा ही तो चुनना है हमने, गलत का ही तो चुनाव करना है जी, ठीक है। तो 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दूसरे प्रश्न में चलते साथियों, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको तो बीच में पूरा दिखाई दे, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक, क्या है पुस्तक का नाम, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है जी। शुरुआती साहित्यिक लेखकों में आते हैं ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन जर्मन थे और इनकी पुस्तक जो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो इंग्लिश में लिखी थी उन्होंने, ठीक है साथियों। ये भी आप याद कर लीजिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो कितने कवियों के जीवनी और कवि का परिचय दिया, कितने कवियों की जीवनी और उनका परिचय दिया, तो साथियों बता देता हूँ सही ऑप्शन, ठीक है। वीडियो बड़ा ना बन जाए बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम शॉर्ट में निपटाएंगे 100 प्रश्नों को। तो सही उत्तर आएगा जो तीसरा विकल्प, ठीक है। तो अभी 952 साथियों बता देता हूँ, 952 कवियों के जीवनी और उनके परिचय के बारे में बताया था ग्रियर्सन ने अपनी उस पुस्तक में। अभी साथियों प्रश्न एक और दे रहा हूँ आपको मैं, गारसा द तासी, ठीक है। ये तो अभी कोई भूला भटका होगा जिसको पता ना हो कि गारसा द तासी कौन है, ठीक है। गारसा द तासी जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में, पुस्तक का नाम नहीं लिखना है कमेंट सेक्शन में जाकर, उन्होंने अपनी पुस्तक में कितने हिंदी के कवियों या रचनाकारों के बारे में बताया है, ठीक है। जो कमेंट सेक्शन में हमें उत्तर जरूर बताइएगा ताकि आपकी जानकारी खुद भी बढ़ती रहे। जब आप खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे इनके बारे में, तो आप खुद भी चेतना स्वरूप कामयाब होंगे अपने लक्ष्यों में हिंदी साहित्य की अच्छी जानकारी लेने के लिए, ठीक है साथियों। तो जिनेंद्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों जिनेंद्र कुमार के ऊपर। हालांकि हमने एक भी वीडियो अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, इंतजार करते रहिए आप, ठीक है। तो जिनेंद्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है, खेल, जो बाल मानसिकता के ऊपर लिखी गई कहानी है खेल, तो ये पहली कहानी मानी जाती है। तो साथियों चतुर्थ प्रश्न है साथियों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी व्याकरण से संबंधित है। हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मानूंगा मैं। क्या है प्रश्न, उपमा अलंकार से विपरीत अलंकार कौन सा है। ऑप्शन है संदेह, उदाहरण, रूपक, प्रतीप। तो साथियों चौथा विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है, प्रतीप। आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए इसे। उपमा अलंकार से विपरीत अलंकार प्रतीप अलंकार है। अभी साथियों बता देता हूँ उपमा अलंकार की क्या पहचान है, जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच समता दिखाई जाती है, अर्थात उपमेय की समता या समानता दिखाई जाती है उपमान के साथ। साधारण शब्दों में प्रस्तुत की समानता दिखाई जाती है अप्रस्तुत के साथ, लेकिन प्रतीप में उल्टा हो जाता है, जहाँ पर अप्रस्तुत की समानता दिखाई जाती है प्रस्तुत के साथ, ठीक है। तो जब अलंकारों के बारे में विशेष रूप से बताएंगे तो उसमें हम उदाहरणों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। 5वां प्रश्न साथियों, औरत कोई पाँव की जूती नहीं है, वाक्य में मौजूद शब्द शक्ति का चुनाव करें। तो साथियों आपको बता देता, शब्द शक्ति के बारे में आपको नहीं पता है कि है क्या चीज़ है, तो इसके लिए हमारी आप 2 वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में हमने लाई है 20-20 मिनट के, उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से हमने
समझाने का प्रयत्न किया है, वो आपको लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा। औरत कोई पाँव की जूती नहीं, वाक्य में मौजूद शब्द शक्ति का चुनाव करें। तो साथियों अविदा, लक्षण, व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। व्यंजना जहां पर शब्द शक्ति आएगी, औरत कोई पाँव की जूती नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। छठे प्रश्न पर पहुंच चुके हैं साथियों। छठा प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1949, 1940, 1953, 1970। तो साथियों तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 1953 ईस्वी में हुआ। साथियों 7वां प्रश्न तो मैं कहूँगा कि इसको तो आप रट लीजिए, पूछा जाता है इसको काफ़ी बार परीक्षाओं में। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, जानते हैं ना इनके बारे में? बहुत साधारण किस्म के आदमी हैं, लेकिन भाई क्या लिखते हैं। इनकी अंधेरे में कविता पढ़िएगा तो पता चलेगा कि किस कोटि के जे कवि एवं आलोचक रहे हैं। ठीक है, तो मुक्तिबोध की कृति रचना एक साहित्य की डायरी कितने प्रकरणों में विभक्त है? ठीक है, तो प्रकरण क्या होते हैं? अध्याय मान लेते हैं एक प्रकार के। ठीक है, चैप्टरों को प्रकरण भी बोला जाता है। तो कितने प्रकरणों में विभक्त है एक साहित्य की डायरी? 13, 12, 10, 9। तो साथियों आपको उस उत्तर मैं करवा देता हूँ, 13 प्रकरणों में है। ठीक है, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मानता हूँ। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है भाई यूजीसी नेट में। ठीक है, तो मुक्तिबोध की ये कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साहित्य की डायरी। साथियों ये डायरी शैली में लिखी गई रचना है, लेकिन इसको आलोचनात्मक रचना माना जाता है। क्या माना जाता है? आलोचनात्मक। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, आलोचनात्मक। ठीक है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह की जानकारी। ये एक समीक्षक रचना इसको माना जाता है, एक साहित्य की डायरी। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 8वां प्रश्न, जो साथियों हमने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ाई थी ना आपको, उसी से प्रश्न हमने तकरीबन उनकी 15 से 18 के बीच 18 कहानी तो आपको वैसे ही बता दी हैं। ठीक है, पात्रों के बारे में 25 कहानियों के पात्र भी लाए हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उनके पात्रों के बारे में पूछा जाता है। तो ये हमने बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल जब हम पात्रों के वीडियो लेकर आए थे तो उसमें हमने बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये बताया था कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी प्रेमचंद की है और ये किस देश की रानी से संबंधित है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में दिल फरेब जो रानी है वो किस देश की है? कुवैत, यमन, ईरान, इराक। तो साथियों सही जो विकल्प है वो आएगा जहां पर यमन। क्या आएगा जी? यमन। जे आप हमारी वीडियो जरूर देखेगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने अभी तक 8 वीडियोस तैयार कर दी हैं। ठीक है, हर वीडियो में 3-3, 2-2 कहानियां आपके साथ शेयर करी हैं और बिल्कुल संक्षेप में, ताकि आप 2-2 घंटे में एक कहानी पढ़ते ना रह जाए। बिल्कुल संक्षेप में आपको कहानी के विषय वस्तु, कथानक एवं पात्रों के बारे में समझाया हुआ है। और एक वीडियो तो ऐसी भी लाए हैं जिसमें 25 कहानियों के पात्रों के बारे में बताया गया है, जो कि एक मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मानते हैं हम उसको। तो 9वां प्रश्न साथियों, अवारा मसीहा किसकी जीवनी है? सही, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई जीवनी है, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अवारा मसीहा जीवनी 3 पर्वों में विभक्त है, जहां हम कहें कि 3 मुख्य अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पर्व नहीं है? कौन सा पर्व मौजूद नहीं है? 3 पर्वों में विभक्त है। साथियों हमने ये प्रश्न पहले भी बनाया था एक दिन। साथियों आपको पता नहीं याद है या नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। ठीक है, ऑप्शन है दिशांतर, दिशाहारा, माफ़ करिएगा जहाँ पर दिशाहारा आना था दिशाहारा लिख दिया है, तो दिशाहारा। तीसरा है दिशा की खोज, चौथा है दिशांत। कौन सा पर्व जो है सही नहीं है? जहाँ पर 3 पर्व आने हैं, कौन सा जहाँ पर गलत लिखा गया है जो नहीं है इस जीवनी से संबंधित? तो पहला है साथियों दिशांतर। दिशाहारा से शुरू होता है पर्व, पहला है दिशाहारा, दूसरा है दिशा की खोज, तीसरा है दिशांत। साथियों रट लीजिए इसे भी आप, इस प्रश्न को। अगला प्रश्न साथी, कौन सी पात्र चंद्रगुप्त नाटक की नहीं? तो सही ऑप्शन, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ देता हूं, कौन सी पात्र चंद्रगुप्त नाटक की नहीं है? तो अलका, एलिस, देवसेना या सुभाषिनी? तो साथियों देवसेना स्कंदगुप्त की पात्रा है, ना कि चंद्रगुप्त नाटक की। ठीक है, तो अभी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए कि चंद्रगुप्त नाटक कितने अंकों में विभक्त है। ठीक है जी, कितने अंकों में विभक्त है? साथियों हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर इसका उत्तर दीजिएगा, भूलिएगा मत। साथियों 11वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। मनु भंडारी ने अपने किस नाटक को पहले उपन्यास शैली में लिखा था?
साथियों मनु भंडारी के ऊपर हमने 3-4 वीडियो शायद बनाए हैं, मेरे ख्याल 3 नहीं 4 वीडियो बनाए हैं, हाँ मुझे याद है 4 वीडियोस बनाए हुए हैं, और वो आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई आपकी हानि होने वाली है। तो हिंदी मास्टर कैडर हो, यूजीसी नेट हिंदी हो, अन्य हिंदी साहित्यिक परीक्षा हो, तो ये तो भाई मनु भंडारी पर प्रश्न बनता ही है कि मनु भंडारी ने अपने किस नाटक को पहले उपन्यास शैली में लिखा था, फिर बाद में उसको नाटक शैली में लिखा। तो ऑप्शन है महाभोज, बिना द्वारों का घर, स्वामी आपका बंटी। तो साथियों महाभोज को पहले उन्होंने उपन्यास में लिखा था, उपन्यास शैली में, फिर बाद में इसको विभक्त मतलब कि लिखा उन्होंने नाटक शैली में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न साथियों, 12वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक, जब रामधारी सिंह दिनकर आ जाए ना तो समझ लीजिए कि ये तो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा जी। तो रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय, निम्नलिखित कौन सा अध्याय नहीं है? ठीक है, तो रामधारी की जो पुस्तक के ऊपर उनको क्या मिला हुआ है जी? कौन सा पुरस्कार? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये तो भाई खूब फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं साथियों यूजीसी नेट हिंदी में, तो जो सिलेबस के रूप में भी है जो लगा हुआ। ठीक है, एक इकाई में, एक इकाई मतलब किसी एक इकाई में, मुझे याद नहीं किस में लगा हुआ किस इकाई में, लेकिन ये लगा हुआ, हमने पढ़ा है भाई इसको। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत बड़ी पुस्तक है। ठीक है, जो 4 अध्यायों को आगे काफ़ी सारे उप अध्यायों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो 4 मुख्य अध्याय हैं। अभी कौन सा एक अध्याय गलत दिया गया है, कौन सा अध्याय नहीं है? ठीक है, 3 अध्याय बिल्कुल सही दिए गए हैं मुख्य, और एक अध्याय इसमें से गलत है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं साथियों, क्यों भाई इतना टाइम वेस्ट करना। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। तो साथियों ये तो बिल्कुल सही है, हमने गलत का चुनाव करना है जी। तो पहले अध्याय का नाम आप लिख लीजिए, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, जो पहले अध्याय का नाम है। दूसरा है प्राचीन हिंदुत्व से विरोध। साथियों ये अध्याय दूसरा है, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, इस अध्याय का नाम भी लिख लीजिए। तीसरा है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, ये अध्याय का नाम भी बिल्कुल सही है, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। ठीक है, तो ये अध्याय का नाम भी बिल्कुल सही है, ये तीसरे अध्याय का नाम है। अभी चौथा अध्याय क्या है? भारतीय संस्कृति और एशिया। ये गलत जहां पर दिया गया है, भारतीय संस्कृति। और चुनाव क्या करना है? चुनाव क्या करना है? गलत का चुनाव करना है साथियों। जहां पर क्या कहा गया कि भारत संस्कृति के 4 अध्याय, निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय नहीं है जो पुस्तक में नहीं है? ठीक है, भारतीय संस्कृति और एशिया ये नहीं है। ठीक है, इसी का चुनाव करना है साथियों, यही सही है। भारतीय संस्कृति और एशिया ये बिल्कुल अध्याय उसमें नहीं है। और जो सही अध्याय है चौथे अंक पर, उसका नाम बता देते हैं, भारतीय संस्कृति और यूरोप है। क्या है? भारतीय संस्कृति और यूरोप। यदि जहाँ पर ये होता तो बिल्कुल ठीक विकल्प होता है, इसका भी हम चुनाव नहीं करते, हमने सही का चुनाव मतलब गलत का चुनाव करना है। तो जो सही चौथा विकल्प है आना था, वो आना था भारतीय संस्कृति और यूरोप। तो क्या है जहाँ पर? एशिया। तो इसलिए ये चौथा जो विकल्प है बिल्कुल गलत है, और सही चुनाव तो इसी का करना था। ठीक है, तो ज़्यादा भाई कन्फ्यूज़ में नहीं आते। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आप समझ चुके हैं मुझे मालूम है, इतने आप इनोसेंट नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, 13वां प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मैं इसको मानता हूँ। क्या है? झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छुटे छुटी न काहू, घोरक अंट के कालपुर कौन कहावे साहू। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर में क्या बताया, पूछा क्या गया है, किसकी पंक्तियां हैं? बिल्कुल आसान है भाई, ये तो कबीर दास की पंक्तियां हैं भैया, काहे भूले हैं भाई। तो 14 प्रश्न पर चल पड़े हैं अभी। जगदीश चंद्र माथुर साथियों हिंदी मास्टर कैडर में तो नाटककार के रूप में लगे हुए हैं, और यूजीसी नेट हिंदी में तो ये उपन्यासकार के रूप में लगे हुए हैं। तो दोनों ही शैली में अगर हम देखें नाटक और उपन्यासों में छाए पड़े हैं। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क उपन्यास, माफ़ करिएगा नाटक, कितने भागों में है? 2, 3, आगे विकल्प क्या है? 4 या 5? तो साथियों बता देता हूँ, 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, 3 अंकों में है कोणार्क नाटक। ठीक है, इसके कुल अंक कितने हैं? 3। तो याद कर लीजिएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, 15वां प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसको मानता हूँ। मनु भंडारी वाली जो सीरीज़ हम लेकर आए थे, थ्योरी वाली, चैप्टर वाली, तो उसमें हमने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोला है भाई इस प्रश्न के बारे में। तो वही से प्रश्न उठा लिया, फिर हमने भाई हम भी क्या करते हैं, हम सोचना है ना शुरू कर देते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें देखते भी हैं अच्छी प्रकार से हमारी चैप्टर को जो हम पढ़ा रहे होते हैं। तो प्रश्न क्या है? मनु भंडारी की कौन सी कहानी, मतलब मनु भंडारी की कहानी है, कौन सी कहानी नहीं, मनु भंडारी की कहानी है अकेली। क्या है? अकेली। तो इसके बारे में मैंने समझाया भी था। मनु भंडारी की एक कहानी है अकेली, किस कहानी संग्रह में साथियों? किस कहानी संग्रह में है? ये आपको होमवर्क दे दिया मैंने अभी,
ऑप्शन है तीन निगाहों की तस्वीर, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है, मैं हार गई, एक प्लेट सलाद। साथियों उत्तर जाके जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न तो भाई चिल्ला चिल्ला कर हमने बोला हुआ है, कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करा था। गंगी और जोखू प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? मुक्ति मार्ग, दूध का दाम, कजाकी या ठाकुर का कुआं। तो साथियों ये भी आपको होमवर्क है, बहुत सारे प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, बाकी सब प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, लेकिन ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में हम लाए हैं। अगला प्रश्न साथियों 17वां प्रश्न है, कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? नवनिधि, द्वादशी, प्रेम प्रसून, सप्तस्रोत। तो साथियों प्रेम प्रसून नहीं है, बाकी 3 उन्हीं के हैं, और माना जाता है उनके 9 कहानी संग्रह हैं। ठीक है, हमने जब प्रेमचंद के ऊपर कहानी संग्रह पर वीडियो बना रहे थे तो उस वक्त हमने बताया भी था इसके ऊपर, ठीक है, डिटेल से। 18वां प्रश्न है साथियों, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित यह अदम शरीरा, यह पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ, तुलसीदास, कबीरदास या नामदेव। तो साथियों आपको बता देता हूँ ये तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 19वां प्रश्न है, क्या है 19वें प्रश्न में कि सब ही नचावत राम गुसाई, मोहि नचावत तुलसी गुसाई। ये किसकी पंक्ति है? फादर कामिल बुल्के, तुलसीदास, केशवदास या अग्रदास। साथियों ये तो मैं बता ही देता हूँ, फादर कामिल बुल्के की पंक्ति है। साथियों फादर कामिल बुल्के जो कि एक फादर थे, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन जब भारत आए, कहाँ से आए? बेल्जियम से आए थे। साथियों इनके बारे में नहीं पढ़ाया कभी आपने? ये तो चैप्टर भी लगा हुआ है CBSE 10वीं कक्षा में, फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक नाम से चैप्टर, उसमें फादर कामिल बुल्के के बारे में बहुत संक्षेप में बताया गया है। बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है वो चैप्टर इनके लिए, फादर कामिल बुल्के के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने व्यक्त करी है इनकी मनोदशा कैसे थे, किस प्रकार से बिल्कुल डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। ठीक है, तो राम भक्ति में किस प्रकार से लग गए थे, और उन्हीं ने हिंदी शब्दकोश के ऊपर बहुत सारा कार्य किया था, और राम कथा भी लिखी थी अपनी है ना, अपनी लहजे में। तो ये पंक्ति उनकी है। ये बहुत जानकारी इतनी आपके लिए। 20वां प्रश्न है साथियों, ये भी हमने मैथिली चैनल पर जब वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये प्रश्न आपको बताए थे, प्रश्न बनाए थे, मतलब हम समझाते समझाते जब बता देते हैं कि भाई ये प्रश्न इस तरह से पेपर में आ सकता है, तो वही से प्रश्न हम बना लेते हैं। फिर साकेत, साकेत का अर्थ क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों, साकेत का अर्थ क्या है भाई? जब यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, साकेत का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर। तो साकेत महाकाव्य के कुल सर्ग कितने हैं? साकेत महाकाव्य के तो साथियों 12 सर्ग है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। 21वां साथियों 21वां प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरियाना था साथियों। साथ में राम वृक्ष का ललित निबंध कौन सा है? नीचे विकल्प होंगे साथियों। ललित निबंध, साथियों राम वृक्ष बेनीपुरी के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपकी हानि है भाई, हालांकि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। तो ललित निबंध कौन सा है? ललित निबंध, हमने ललित निबंधों की परिभाषा भी आपको बताई थी वैसे ही शब्दों में, ओरल मौखिक रूप से। तो कौन सा साथियों? तो आपको बता देता हूँ, सतरंगा इंद्रधनुष उनका ललित निबंध माना गया है। 22वां प्रश्न है साथियों, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, ये प्रश्न जो है इस प्रकार से है, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के अतिरिक्त आना है। ठीक है, साकेत के अतिरिक्त दूसरा कौन सा महाकाव्य लिखा? बहुत सारे भ्रमित कर देने वाली बातें जो है लोगों में फैली हुई है कि यशोधरा उनका दूसरा महाकाव्य है, कोई विष्णु प्रिया को मान रहा है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों भ्रमित कर देने वाली जानकारियों में मत फंसिए। तो एक महाकाव्य उन्होंने लिखा साकेत। ठीक है, अभी दूसरा महाकाव्य जो है इन चारों विकल्पों में है, तो बाकी तो 19 माना जाता है कि उन्होंने तो खंड काव्य लिखे 19 के करीब। तो आप ये भ्रमित मत होइए, 2 ही महाकाव्य उन्होंने लिखे हैं, और महाकाव्य की क्या सीमा होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। तो महाकाव्य लिखा कौन सा लिखा? ठीक है, साकेत के अतिरिक्त, तो ऑप्शन आएगा बिल्कुल सही, वो आएगा जय भारत। ठीक है साथियों, जय भारत जो उनका महाकाव्य है साकेत के बाद 1952 के करीब आया था। ठीक है साथियों जी, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके आपने पढ़ना है हमारे साथ। 23वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य शैली, ठीक है, खंड काव्य शैली का कौन सा काव्य नहीं है? मतलब रामधारी सिंह दिनकर का एक
खंड काव्य शैली का कौन सा काव्य नहीं है? साथियों, रामधारी सिंह दिनकर ने कोई भी महाकाव्य नहीं लिखा है। पहले ये क्लियर कर देता हूँ, उन्होंने खंड काव्य लिखे, मेरे ख्याल 5 या 6 खंड काव्य लिखे। उनमें से अभी पूछा गया है कि कौन सा निम्नलिखित में से खंड काव्य शैली का काव्य नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। तो क्या है साथियों सही ऑप्शन? आपको मैं बता देता हूँ, सीधा ऑप्शन बता देता हूँ। तो हारे को हरिनाम, ये एक काव्य संग्रह है, ठीक है। तो यही तो है नहीं, यही तो काव्य जो है उनका खंड काव्य शैली का है नहीं। चक्रवात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल खंड काव्य में आएगा, खंड काव्य की शैली से आएगा कि चक्रवात जो है उनका खंड काव्य शैली में है। माटी तिलक और चौथा विकल्प उर्वशी भी, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों 24वां प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए हुए हैं जिन रचनाकारों के, हमने उसी से प्रश्न बनाए हैं। हम भी देखना चाहते थे कि आप हमारे दी हुई नॉलेज को पढ़ते भी हैं या नहीं। प्रसाद की कविताएं, प्रसाद की कविताएं कौन कौन सी हैं जहाँ पे लिखी हुई? अशोक की चिंता, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शास्त्र, ठीक है। जो 3 कविताएं जहाँ पर दे दी गई, उनके किस काव्य संग्रह में? साथियों ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ये पूछ लिया जाएगा ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये पूछ लिया जाएगा ये कविताएं उसकी किस काव्य संग्रह में, यही तो प्रश्न बनते हैं साथियों। और पेपर में आता क्या है? यही तो आपकी नॉलेज चेक करनी है, ठीक। अशोक की चिंता, पिशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शास्त्र, ये उनके आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर 3 लहर काव्य संग्रह में है, ठीक है। 25वां प्रश्न है साथियों, विष्णु प्रभाकर के ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, अभी तो मैंने उत्तर ही बोल दिया। टगर और वंदनी नाटकों के रचयिता कौन से हैं? साथियों बिल्कुल निसंदेह विष्णु प्रभाकर हैं। ये तो बिल्कुल प्रश्न सामान्य सा था। आपने विष्णु प्रभाकर के नाटकों को नहीं याद किया है तो आपकी हानि होने वाली है। मास्टर कैडर के हिसाब से तो भाई याद कर लीजिए, क्योंकि एक विशेष नाटककार हैं ये। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर चलिए भाई, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट। रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि निबंध संग्रह के किस भाग में सबसे अधिक निबंध हैं? साथियों चिंतामणि जो है 4 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। जब वो जीवित थे, मतलब जब 1941 से पहले की बात है, जब उनका पहली बार चिंतामणि निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था, ठीक है। फिर बाकी के जितने भी निबंध संग्रह के संस्करण आए वो उनकी मृत्यु के बाद ही आए थे। तो आपको बता दूं कि इसमें क्या पूछा गया है, चिंतामणि निबंध संग्रह के किस भाग में सबसे अधिक निबंध हैं? तो साथियों बता देता, भाग 4 में उनके 47 निबंध हैं, ठीक है। भाग 4 में कितने निबंध हैं? 47 निबंध है, याद कर लीजिए, सबसे अधिक भाग 4 में है। अभी साथियों 27वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न का नाम? क्या है प्रश्न का नाम जी? शायाबाद के भीतर जाने वाले, द्वारा से पढ़ते हैं, शायाबाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का दिखाई देता है। यह विचार किसने दिया है? ऑप्शन रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है नागेंद्र, चौथा है बच्चन सिंह। तो साथियों सही विकल्प जो आएगा वो आएगा रामचंद्र शुक्ल। मानते हैं कि शायाबाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा संबंध अगर कायम किया है तो वह पंत जी ने किया है। 28वें प्रश्न पर साथी पहुंच चुके हैं। कृष्णा सोबती, साथियों कृष्णा सोबती के बारे में यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने उन पर 3-4 वीडियोस बनाई हुई है। वीडियो श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। समय समय पर हम वीडियोज़ उन पर बनाते रहे और पढ़िए इनके बारे में भी साथियों। एक हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ये गर्व का विषय है कि कृष्णा सोबती जैसी लेखिका हिंदी में है और इनको हिंदी की वजह से ही ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत का सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो इनको मिला है। तो कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह कितने भागों में विभक्त है? ठीक है, कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह। तो साथियों कहानी संग्रह का जहाँ पर नाम देना भूल गया हूँ, हालांकि उनका एकमात्र कहानी संग्रह माना जाता है, लेकिन 2-3 और माने जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा विख्यात नहीं हो। तो बादलों के घेरे, क्या है? बादलों के घेरे, ठीक है। एक कहानी संग्रह मुख्य रूप से माना जाता है, बादलों के घेरे। मैं लिख रहा हूँ साथियों, ये है प्रश्न, ठीक है। बादलों के घेरे, मैंने घेरों लिख दिया शायद, ठीक है। तो बादलों के घेरे जो कि इनका कहानी संग्रह है वो कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। हमने तो भाई चीख के बताया हुआ है, 5 भागों में विभक्त है। 29वां प्रश्न साथियों, 29वां प्रश्न पहुँच चुके हैं हम।
हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, जिसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है वो बताना है। तो साथियों आपको बता देते हैं सही ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल ऑप्शन बता देते हैं, विचार और वितर्क, ये बिल्कुल सही नहीं है। विचार और वितर्क का जो प्रकाशन वर्ष है मेरे हिसाब से तो 1954 आना चाहिए, ठीक है 1954, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 1954 है। लेकिन बाकी जो है बिल्कुल सही है। अशोक के फूल 1948 में आया था, ठीक है, और कुटुज 1964 में, आलोक पर्व 1972 में। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। ये प्रश्न तो साथियों आपको नहीं आता होगा ना, तो फिर हमारी वीडियो बनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता। समांतर कहानी के प्रोदा, समांतर कहानी आंदोलन पढ़ा है ना साथियों? अगर नहीं पढ़ा है तो 2 वीडियोस हमने इसके ऊपर भी बनाई है, वो वीडियो जाके देखिए। आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया गया है कि सक्रिय कहानी आंदोलन, सहज कहानी, सचेतन कहानी, नई कहानी, जनवादी कहानी क्या है। ज़्यादा बड़े बड़े जो टॉपिक नहीं है, बिल्कुल 2-2, 3-3 पंक्तियों में समझाया हमने, ठीक है। तो समांतर कहानी आंदोलन के प्रोधा कौन से हैं, प्रवर्तक कौन से हैं? बिल्कुल साथियों जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा जी कमलेश्वर हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 31वां प्रश्न है, क्या पूछा गया है? प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य उर्वशी में से निम्नलिखित कौन सा पात्र नहीं है? साथियों पात्रों में से भी तो प्रश्न बनता है ना, उसी हिसाब से तो हम प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है जी। तो क्या पूछा गया? रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य उर्वशी में से कौन सा पात्र नहीं है निम्नलिखित में से? तो 4 पात्रों में एक नहीं है, वो है कार्नलिया। कार्नलिया तो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, ठीक है। ओशिनरी दूसरा विकल्प है, महर्षि च्यवन चौथा है चित्रलेखा। ये 3 पात्र जो हैं उर्वशी के ही हैं, और जो तीसरा पात्र बिल्कुल नहीं है। 32वां प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। मुक्तिबोध की समीक्षात्मक पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? आलोचनात्मक पुस्तक जो है उनकी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है 1 कामयानी, 1 पुनर्विचार, ये तो है भाई, हमने गलत का चुनाव करना है। 1 साहित्य की डायरी, ये भी समीक्षात्मक उनकी कृति है, ये भी है उनकी ही है, अभी हमने पिछले प्रश्न में पूछा था। तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, ये साथियों बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये तो नागेंद्र जी ने पुस्तक लिखी है सुमित्रा नंदन पंत पर, सुमित्रा नंदन पंत के नाम से ही, ठीक है। और चौथा विकल्प ये भी उनका ही ग्रंथ है, उनकी ही पुस्तक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो साथियों जो ऑप्शन सही आएगा वो हमारे सामने है सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि सही का गलत का चुनाव करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अभिशप्त भस्मावृत चिंगारी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ आदि कहानी संग्रह किसके हैं? जशपाल के हैं साथियों। क्या ऑप्शन आएगा? जशपाल के कहानी संग्रह हैं ये 3, याद कर लीजिए। अभिशप्त, भस्मावृत, चिंगारी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। साथियों ये जशपाल के ऊपर आपको बता दूं कि वीडियो हमारा बहुत जल्द आ जाएगा, तब तक प्रतीक्षा करिए हमारी, ठीक है। तो 34वां प्रश्न है साथियों, छोटे विचारों वाला, जी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जी अभी व्याकरण से संबंधित आ गया जी। तो छोटे विचारों वाला जो ये वाक्य है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या आएगा इसके लिए? संकीर्ण वृत्ति, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 35वां प्रश्न है, इससे भी बहुत सारे प्रभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न हमारे बन जाते हैं। तो हिंदी मास्टर कैडर के अनुसार भी प्रश्न बनाए हैं। प्रभाषिक शब्दावली का गलत शब्द युग्म का पहचान करो। गलत चुनना है आपने। इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक ही होता है, ये भी ठीक है। मैनुअल का मतलब निजमावली होता है, मेनू कार्ड पढ़ा है, निजमावली, मैनुअल वही निजमावली, ठीक है। तीसरा है प्रोफोर्मा, क्या है साथियों? प्रोफोर्मा शैक्षणिक योग्यता, ये बिल्कुल गलत है साथियों। और सैंक्शन मंजूरी, ये बिल्कुल सही है। सैंक्शन, सेक्शन के बाद में सैंक्शन, तो ये भी सही है। तो आपको बता देता हूँ तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल गलत है, और गलत का ही चुनाव करना था, गलत शब्द युग्म का चुनाव करना है। प्रोफोर्मा, ठीक है। प्रोफोर्मा का अर्थ क्या होता है हिंदी में? उसको बोलते हैं प्रपत्र। क्या बोलते हैं? प्रपत्र, ठीक है जी। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो शैक्षणिक योग्यता या शैक्षिक योग्यता नहीं होता है। अगला प्रश्न साथियों 36वां प्रश्न है। क्या है 36वां प्रश्न? पद्मावत ग्रंथ में कौन से अलंकार का अधिकतर प्रयोग हुआ? ये तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके चलिए। पद्मावत ग्रंथ किसका है भाई? जायसी का है ना। सूफी काव्य धारा का प्रवर्तक ग्रंथ भी मान सकते हैं हम इसको। तो ये इसमें अलंकार कौन सा हुआ है प्रयोग ज़्यादा? उपमा हुआ है, अनियोक्ति हुआ है, समासोक्ति हुआ है, विरोधाभास हुआ है। अनियोक्ति का भी हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, लेकिन समासोक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अभी समासोक्ति की क्या परिभाषा है? यही है ना कि
प्रस्तुत की जगह अप्रस्तुत का जहाँ पर, ठीक है, प्रस्तुत की जगह अप्रस्तुत का जहाँ पर बोध होता हो। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, 37वां प्रश्न है, ठीक है, 37वां प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है? ये प्रश्न में बनता है साथियों, भांज, बधिर, वत्स, वणिक। तो साथियों वांज शब्द जो है ये जहाँ पर तद्भव है। 38वां प्रश्न साथियों, 38वां प्रश्न क्या है? ये है, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, बादल राग आदि कविताएं निराला के किस काव्य संग्रह में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हमने जब निराला जी के ऊपर वीडियो बना रहे थे तो हमने ये बताया था, संक्षेप में बताया था, और मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा आप डिटेल में नहीं समझा सकते हैं। तो किस में है ये कविताएं? ये परिमल में है, ठीक है। अभी परिमल इनका काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ठीक है जी, वर्ष आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमने उत्तर बता दिया इस प्रश्न का, अभी हमें वर्ष जरूर बताइए कि कब प्रकाशित कब हुआ था जी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, 39वां प्रश्न है साथियों। ये क्या है प्रश्न? माफ करिएगा, प्रश्न है 39वां कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना, और कविता की मुक्ति छंद के शासन से अलग हो जाना, ठीक है। तो निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में इसे लिखा है? इस पंक्ति को लिखा है, इस अवधारणा को लिखा है, इस विचार को लिखा है। तो किस में लिखा है? राग विराग, परिमल, अणिमा, तुलसीदास। तो परिमल में लिखा है साथियों। परिमल की शुरुआत में जो भूमिका लिखी है ना निराला जी ने, उसमें ये पंक्ति लिखी है कि मुक्त मतलब छंद जो है उसकी मुक्ति से ही असली कविता जो है उभर के आई है। तो मुक्तक छंद के तो प्रोधा माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं निराला जी, ठीक है। तो 40वां प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हमें अपने लेक्चर वाले वीडियोस में आपको समझाते रहे हैं इस प्रश्न के बारे में, इन प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो प्रसाद की कहानी, जयशंकर प्रसाद की कहानी है भाई अशोक, किस कहानी संग्रह में है? अशोक कहानी किस कहानी संग्रह में है साथियों? तो छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो साथियों निस्संदेह छाया के ऊपर आपने टिक लगा के आनी है। अशोक कहानी बहुत फेमस कहानी है साथियों जी, ठीक है। मौर्य वंश के जो राजा हैं अशोक, उनके ऊपर जो कहानी है छाया कहानी संग्रह में दर्ज है। आपको बता देता हूँ कि जब छाया का द्वितीय संस्करण आया था ना, उसमें जो कहानी डाली गई थी। पहले कहानी संस्करण में मतलब छाया का जब पहला कहानी संस्करण आया था उस वक्त ये कहानी उसमें नहीं थी। द्वितीय कहानी संस्करण में द्वितीय संस्करण जब आया, दूसरा संस्करण जब आया इस कहानी संग्रह का, तब जो कहानी जोड़ी गई थी उसमें, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है। यदि आपको नहीं पता है तो जयशंकर प्रसाद की हमारी वीडियो जो है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। तो अगला प्रश्न साथियों 41वें प्रश्न में पहुंच चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मानता हूं इसको मैं। प्रसाद ने अपने किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और शल्यकुश की कथा की स्थान दिया है? यहाँ पर की लिख दिया है, को स्थान दिया है, ठीक है। आना क्या है? को। किस कथा को स्थान दिया है, ठीक है। शल्यकुश की किस कथा को स्थान दिया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और शल्यकुश। प्रश्न में दोबारा से पढ़ देता हूँ, मुझे लगता है मैंने गलत बोल दिया। प्रसाद ने अपने किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और शल्यकुश की कथा को स्थान दिया? ऐसा ना, ठीक है। तो कौन सी कथा, मतलब किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और शल्यकुश की कथा को स्थान दिया, ऐसा ना। तो आपको बता देता हूँ कि कल्याणी परिणय, ठीक है, कल्याणी परिणय में जो है इन दोनों की कथाओं को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, गलानी, क्षोभ, माफ करिएगा, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि निबंध संग्रह आदि निबंध रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध संग्रह में है? चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3, चिंतामणि 4। तो साथ ही 4 भागों में प्रकाशित हुई है, ठीक है। 3 इनके भाग जो हैं इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुए। तो पहले भाग में ही आपको बता दूं कि ये मनोविकारों से संबंधित निबंध जो हैं पहले भाग में देखने को मिल जाते हैं। 43वां प्रश्न साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मानता हूँ इसे मैं। आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर जमाना पत्रिका के किस नाम से छपी? जमाना पत्रिका में किस नाम से छपी? जमाना पत्रिका साथियों उर्दू की पत्रिका थी। तो आपको बता देते हैं कि ये छपी थी पंचायत नाम से। पंच परमेश्वर पता है ना, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी किस प्रकार से दुश्मनी हो जाती है इन दोनों
दोस्तों के बीच। फिर बाद में जब एक दूसरे को पंच पर बैठने का, पंच के पद पर जब ओहदे के ऊपर बैठने का मौका मिलता, तो दोनों अपनी अपनी मजबूरी को देखते हुए, अपने अपने कर्तव्यों को देखते हुए कर्तव्यों का पालन करते हैं और फिर आपस में दोस्ती कर लेते हैं अंत में फिर। तो बहुत अच्छी कहानी है साथियों, इसको हमने समझाया हुआ है आपको। तो पंचायत नाम से ज़माना पत्रिका में छपी थी। 44वां प्रश्न है साथियों, हिंदी कहानी आंदोलनों का सही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम, आरोही होता है मतलब जो पहले आया उसी हिसाब से, फिर दूसरे नंबर पर क्या था, तीसरे नंबर पर क्या था, इस सिस्टमेटिकली बताना है, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो हिंदी कहानी आंदोलन साथियों, अभी तक आपने हिंदी कहानी आंदोलन नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बना के रखे हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हिंदी कहानी आंदोलनों का सही क्रम क्या है? तो आपको बता देते हैं, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है, नई कहानी, ठीक है। नई कहानी के बाद आई थी अकहानी, ठीक है। अकहानी के बाद सचेतन कहानी, फिर आई समांतर कहानी, फिर आया जी सक्रिय कहानी, ठीक है साथियों। हमने बिल्कुल संक्षेप में और बिल्कुल सही समझाया, वहाँ पर आप जरूर देखिएगा उस वीडियो में जाकर। 45वां प्रश्न है, प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है, यह मत रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए लिखा, किसके लिए दिया? क्या है? प्रेमचंद की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, जहाँ पर है आना है, ठीक है। जैसा इनमें है वैसा अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। तो साथियों जे उन्होंने लिखा था घनानंद के बारे में, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने जो विचार दिया घनानंद। अभी हमें ये बताइएगा रीति काल की किस शाखा से घनानंद का संबंध है? रीतिवद काव्य से, रीति सिद्ध काव्य थे, या फिर तीसरा पार्ट जो था रीति काव्य का, या रीति मुक्त काव्य से? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि घनानंद का संबंध किस शाखा से है, ठीक है। आगे साथियों 46वां प्रश्न है, खादी के फूल। खादी के फूल कविता साथियों हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। कविता नहीं, कविता संग्रह। खादी के फूल कविता संग्रह को हरिवंश राय बच्चन ने किस कवि के साथ इसे संयुक्त रूप से लिखा था? ऑप्शन सही बता देता हूँ, बिल्कुल हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हैं। सुमित्रा नंदन पंत के साथ इसे संयुक्त रूप से लिखा था, ठीक है। आगे साथियों 47वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यह भी, और इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। मोर पखा सिर ऊपर राखियो गूंज की माल, गरे पहिरोगे जह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो गूंज की माल, गरे पहिरोगी। तो साथियों आपको बता देता हूँ रसखान की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है जी? ये है जी रसखान की पंक्ति, ठीक है जी। तो याद रखिएगा जी, पता ना मुस्लिम कवि होने के बावजूद, मुस्लिम होने के बावजूद ये कृष्ण काव्य धारा से जुड़े, तो जो हिंदी और कृष्ण काव्य धारा के लिए बहुत गर्व की बात है। आगे साथियों 48वां प्रश्न है, हमारा देश और राष्ट्रभाषा किसका निबंध है? हमारा देश और राष्ट्रभाषा किसका निबंध है साथियों? ये आपको बता देते हैं कि ये है महादेवी वर्मा जी का निबंध है। तो हिंदी मास्टर कैडर में तो महादेवी वर्मा जी लगी हुई हैं भाई निबंधकार के रूप में, तो ये लिख लीजिए आप यदि आपको नहीं पता है। 49वां प्रश्न, आगत ध्वनियाँ, ये साथियों व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। आगत ध्वनियाँ कौन सी होती हैं जो अन्य भाषाओं से आई हैं भाई हिंदी में? उनको नवीन निर्मित ध्वनियाँ भी कहा जाता है। तो प्रश्न फिर से पढ़ रहा हूँ, आगत ध्वनियाँ या नवीन निर्मित ध्वनियाँ आदि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा से आई ध्वनियाँ हैं जी, थोड़ा सा ठीक है जी भी उत्तर। अरबी फारसी से हिंदी में आई ध्वनियाँ हैं, या हिंदी में संस्कृत से आई ध्वनियाँ हैं, या चौथा ऑप्शन दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो साथियों आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन आएगा बिल्कुल सही, वो आएगा दूसरा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा से जो लगभग ध्वनि आई है वो इस प्रकार से है जे वाली, ठीक है, जिसमें हम कॉलेज शब्द लिखते हैं ऐसे। लेकिन साथियों विद्वानों का मानना है कि ये जो ध्वनि है वो अरबी भाषा फारसी भाषा से आई है। और भी जैसे हम नुक्ता प्रयोग करते हैं ना कुछ वर्णों के नीचे, जैसे क हो गया, ठीक है, फिर ग हो गया नीचे, इस प्रकार से ज के नीचे, तो ये भी अरबी फारसी की ही देन है। तो इसलिए आगत और नवीन निर्मित जो ध्वनियाँ हैं वो अक्सर माना जाता है कि अरबी फारसी से हिंदी में आई हैं। तो साथियों अगला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो यूजीसी नेट की परीक्षा हो या मास्टर कैडर हो या ईटीटी सेकंड पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की, तो ये प्रश्न बनता है साथियों। क्या है प्रश्न? अचार, गमला, पपीता, कमीज, मेज आदि शब्द किस भाषा से हिंदी में आए? ऐसे प्रश्न तो बनते ही हैं। जो विदेशी शब्द है साथियों आपको बता देता हूँ, और किस भाषा से आए? फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो पुर्तगाली से आए भाई, काहे इतना भाई है ना झंझट डालें आपको पहचानने में।
51वां प्रश्न। साथियों 50 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, लगातार पढ़ रहा हूं मैं, 50 प्रश्न हो चुके हैं अभी तक। 51वां प्रश्न है, समानाधिकरण और व्यधिकरण आदि दो भेद किस अभ्यय के भेद हैं? तो साथियों बिल्कुल हम आपका समय खराब नहीं करेंगे, समुच्चय बोधक जो अभ्यय है उसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है, तो 52वें प्रश्न में चलते हैं साथियों। क्या है प्रश्न? जो अभ्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा थोड़ी सी और भी इम्प्रूव हो सकती है, जैसे जोश अभ्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, ठीक है, जो अभ्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ दिखाते हैं, ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं। तो जो किसकी परिभाषा है? ये है संबंध बोधक की परिभाषा। ठीक है, आगे साथियों 53वां प्रश्न है साथियों। क्या है प्रश्न? प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, उर्दू में किस नाम से प्रकाशित हुआ? भैया जी ये प्रश्न तो हमने ना जाने कितनी बार पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे ही तो बनते हैं साथियों, पता होना चाहिए कि ये मूल रूप से उन्होंने हिंदी में लिखा, माफ करिएगा उर्दू में लिखा था उपन्यास। बहुत सारे उपन्यास उन्होंने उर्दू में लिखे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको हिंदी में लिखा। ठीक है, तो गौदान से उर्दू में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे साथियों 54वां प्रश्न है। 54वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का सर्वप्रिय छंद कौन सा है? निसंदेह हरिगीतिका पे ऊपर टिक लगाना है आपने। 55वां प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो निसंदेह भाई लखनऊ में हुई। कब हुई? 1936 ईस्वी में हुई। अभी हमें ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर कि किसने की, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की? कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर बताइए, हम आपके उत्तरों की प्रतीक्षा करेंगे। तो साथियों महादेवी वर्मा, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह जामा, साथियों इसी के ऊपर तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला करता था जी। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जब 1982 माफ करिएगा 1982 1982 तक मिलता था, उस वक्त एकल कृति के लिए मिलता था किसी भी रचनाकार को, लेकिन बाद में फिर उनके समुच्चय हम कह सकते हैं उनके समग्र या पूरे साहित्यिक योगदान के लिए मिलने लगा किसी भी साहित्यकार को, लेकिन जामा के लिए मिला महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह जामा है, उसमें कौन से कविता संग्रह हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है साथियों। 4 काव्य संग्रहों से संकलित यह काव्य संग्रह है, बड़ा काव्य संग्रह है। तो साथियों जो सही आएगा बिल्कुल उसको ऊपर टिक लगा देते हैं। निहार, रशिम, नीरजा और सांदे गीत जो उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं वो इसी जामा नामक काव्य संग्रह में दर्ज हैं। ठीक है, आगे साथियों बाकी मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़े ताकि वीडियो आज ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप ऊब ना जाए, बोर ना हो जाए। 57वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने अर्ध प्रमाणिक माना है? अर्ध प्रमाणिक मतलब कुछ प्रमाणिक भी माना है, कुछ सत्य भी माना है, कुछ झूठ भी कहा है कि असत्य है। तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और आपको बता दूं कि श्याम सुंदर दास कहते हैं कि पूरी तरह से वास्तविक असली ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, और मिश्र बंधु भी श्याम सुंदर दास के साथ, माफ करेंगे हाँ, श्याम सुंदर दास के साथ मिश्र बंधु भी पूर्णतः सहमत है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो पूर्ण रूप से जाली ग्रंथ है। ठीक है, जाली ग्रंथ है, जो बिल्कुल ही अप्रमाणिक रचना है। लेकिन अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथियों 58वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। नागेंद्र के अनुसार आना था। ठीक है साथियों, नगेंद्र में नहीं, नागेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान क्या है? राजपुर या राजापुर लिखना था यहाँ पर, सिही, मथुरा, मेरठ। तो साथियों सिही है। ठीक है, सिही जो स्थान है उन्होंने बताया कि ये सूरदास का जन्म स्थान है। साथियों अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद नहीं है? बरवे, अहीर, चौपाई, जरोला। सममात्रिक छंद जो नहीं है वो है बरवे। ठीक है साथियों, सही और गलत का ही तो चुनाव करना है। अगला प्रश्न साथियों फिर से कृष्णा सोबती से संबंधित आ गया। साथियों हम अगर आपने हमारे ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं हमारे साथ, जब आपने नहीं पढ़ा है वो वाले चैप्टर को, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। कृष्णा सोबती भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं और इनको पढ़ना बहुत लाजमी हो जाता है। क्या है प्रश्न? कृष्णा सोबती की कौन सी कहानी देश विभाजन की समस्या से जुड़ी हुई नहीं है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 3 कहानियाँ उनकी जो हैं वो
जहाँ पर देश विभाजन की समस्या से जुड़ी हुई है, बहुत सारे दंगे हुए थे, बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो आपको बता देते हैं चारों में से जो नहीं है जहाँ पर देश विभाजन की समस्या से जुड़ी कहानी, वो है कुछ नहीं कोई नहीं। ये कहानी जो है उनके किस पार्ट में आती है, 5 है ना, बादलों के घेरे जो कहानी संग्रह है उसमें है ये। और उसके कितने भाग हैं बादलों के घेरे कहानी संग्रह के? 5 भाग हैं। कितने साथियों? 5 भाग हैं। और उसमें एक भाग है स्त्री और पुरुष, जब प्रेम स्त्री पुरुष संबंध, प्रेम और स्त्री पुरुष संबंध, उसमें कहानी आती है कुछ नहीं कोई नहीं। ठीक है, तो ये जहाँ पर बिल्कुल गलत है जहाँ पर। ठीक है, और इसी का तो चुनाव करना है कि देश विभाजन से जुड़ी समस्या जो नहीं है, जो जुड़ी समस्या से कहानी नहीं है। देश विभाजन से जुड़ी जो समस्या होती है उससे संबंधित कहानी यहाँ पर कुछ नहीं कोई नहीं। बाकी सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ, डरो नहीं मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, ये देश विभाजन से जुड़ी समस्याओं से संबंधित कहानी है। 61 पे प्रश्न पर साथियों पहुँच चुके हैं। क्या है प्रश्न? कृष्णा सोबती की कौन सी कहानी बल, माफ़ करेगा जहाँ बल लिख दिया है, ठीक है, बाल आना था और बाल हमने आगे लिख दिया है। कृष्णा सोबती की कौन सी कहानी बाल मानसिकता से जुड़ी हुई है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाल मानसिकता से जुड़ी हुई कहानी उनकी है नफीसा। कौन सी है साथियों? नफीसा कहानी उनकी बाल मानसिकता से जुड़ी हुई कहानी है। आपको बता दूं कि बादलों के घेरे कहानी संग्रह में 5 भाग में विभक्त कहानियां हैं और उसमें बाल मानसिकता से जुड़ी कहानी भी हैं। और आपको बता देते हैं ये नफीसा कहानी बाल मानसिकता से जुड़ी हुई कहानी है। जो आज़ादी शम्मो जान की ये कहानी जो उनकी है, ये जो कहानी वैश्या जीवन से संबंधित कहानी है। ठीक है, वैश्याओं के जीवन से संबंधित कहानी को भी उसमें रखा गया है बादलों के घेरे कहानी संग्रह में। गुलाब जल गडेरिया ये भी वैश्या जीवन से संबंधित कहानी है। और बादलों के घेरे ये कहानी संग्रह जो जिसके नाम पर कहानी संग्रह का नाम रखा है उसमें एक कहानी है बादलों के घेरे। और ये कहानी किस पार्ट में आती है, किस भाग में आती है बादलों के घेरे में? तो ये आती है जी प्रेम स्त्री पुरुष संबंध में। ठीक है, तो इसमें त्रिकोणीय प्रेम है बादलों के घेरे में। साथ ही समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम ऐसे ही अगर प्रश्नों के उत्तर पढ़ाते रहे वो तो कोई भी समझा सकता है, तो इसलिए थोड़ा डीप भी चला जाता हूँ कहीं कहीं। अगला प्रश्न साथियों 62वां प्रश्न है। निम्नलिखित रचना में कौन सी रचना आदिकाल के लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है? लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है साथियों, वो आएगी संदेश रासक। ठीक है, ढोला मारूदुहा, बसंत विलास और राहुल वेल, ये तीनों ही रचनाएं लौकिक साहित्य से संबंधित हैं। अगला साथियों प्रश्न है 63वां प्रश्न है। रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल का समय क्या बताया? साथियों यहाँ पर काम लिख दिया है तो माफ़ करिएगा, ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल का समय क्या बताया है? तो समय जो बताया है उन्होंने बताया है 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ईस्वी याद कर लीजिएगा, संवत मत लिखते रहिएगा, उन्होंने ईस्वी के हिसाब से बताया। ठीक है, 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक बताया है आधुनिक काल का समय। 64वां प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? अभी देखिए मतलब पंक्ति है ये। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न है, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, अंबिका दत्त व्यास। तो साथियों ये बिल्कुल आसान पंक्ति है, ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है, इसको आप लिख लीजिएगा। आगे साथियों प्रश्न है, देव और बिहारी नामक ग्रंथ किसने लिखा? साथियों ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देव और बिहारी ग्रंथ, जिसमें देव और बिहारी के बीच जो जंग है, बहस है, वो छेड़ दी गई थी, ये लाला भगवान दीन ने लिखा है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। 66वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने यह बहस को छेड़ा कि देव बड़े की बिहारी। साथियों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छेड़ा था जी बहस को मिश्र बंधु ने। ठीक है, मिश्र बंधु जो 3 भाई थे उन्होंने छेड़ा था। ठीक है, अपने एक लेख हिंदी नवरत्न में। ओके, आगे लोकोक्ति और महावरों आदि पर निबंध रचने वाले निबंधकार कौन हैं? लोकोक्ति और मुहावरों पर निबंध जिन्होंने रचे, तो आपको बता देता हूँ प्रताप नारायण मिश्र ने रचे थे। इस प्रकार के निबंध वही रच सकते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, अजीब अजीब नाम हुआ करते थे उनके निबंधों के भी। आगे साथियों अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न है, क्या पूजा अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। तो काव्य पंक्ति किसकी है? निसंदेह महादेवी वर्मा जी की काव्य पंक्ति है जी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। पंत काव्य में, सुमित्रानंदन पंत की बात हो रही है। पंत काव्य
पंत के काव्य में कल्पना का कौन सा रूप अधिक देखने को मिलता है साथियों? तो कोमल कल्पना का अधिक रूप देखने को मिलता है। उपरोक्त तो सभी नहीं आएगा, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अभी 70वें प्रश्न पर साथियों पहुंच चुके हैं, इसको पढ़ लेते हैं। 70वां प्रश्न है हमारे सामने, क्या लिखा जा रहा है इसमें है, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान, किसकी पंक्ति है? तो साथियों ये पंत जी की पंक्ति है। ठीक है, किसकी पंक्ति है? पंत जी की पंक्ति है जी। ओके साथियों, अभी आज आगे आगे हम 71वें प्रश्न पर। क्या है प्रश्न 71वां? 71वां प्रश्न है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शनी, किसकी पंक्ति है? तो साथियों निसंदेह आप नाभाधास पर टिक लगाइएगा। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शनी जो पंक्ति है ये नाभाधास से संबंधित है, उन्होंने लिखी है। ठीक है, अगला 72वां प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस कविता को तो आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लीजिए ना, काहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई, क्योंकि यही कविता है जिसने प्रगतिवाद में आग लगा दी थी। आग लगाने का मतलब यानी कि बहुत तंग किया था, मतलब ये बता दिया था कि भाई मुझ में दम है और मैं प्रगतिवाद को अच्छी तरह से पूरी दुनिया के सामने ला सकता हूँ। तो ये काव्य पंक्ति किसके? पहले काव्य पंक्ति बहुत बढ़ना आपको बता दूं साथियों, टी.एस. इलियट इंग्लिश के बहुत अच्छे मज़े हुए जो लेखक हैं और कवि हैं, खास रूप से कवि हैं, और इसके ऊपर क्या व्यंग्य किया है इस बंदे ने, मैं बता देता हूँ किसकी पंक्तियाँ हैं, लेकिन पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वालों ने भी जिगरा पर रखकर हाथ कहा लिख दिया जहां सारा। तो मतलब टी.एस. इलियट को इतनी खरी खोटी सुना दी कि भाई तुम लिखते तो हो लेकिन कभी उस जनता की आवाज़ भी बनो जिसके लिए पूरी दुनिया जो है आज लिख रही है। टी.एस. इलियट अपने ही मतलब ख्यालों में खोया हुआ है, प्रकृति के बारे में कविता ये होनी चाहिए, कविता ये है, पलायन है, वो है, फला ढिंगरा। लेकिन ये बता दूं ये किसकी पंक्ति है? निराला की पंक्तियाँ हैं भाई। कुक्कुरमता कविता नहीं पढ़ी है, उनकी लंबी कविता मानी जाती है कुक्कुरमता। साथियों नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए कुक्कुरमता को, मस्ट इम्पोर्टेंट कविता है। ठीक है, उनकी लंबी कविता मानी जाती है और बाद में 1948 में इसको काव्य संग्रह में भी रखा गया और 7 अन्य कविताओं भी रची गई थी, इसमें रखी गई थी। काव्य संग्रह जब बनाया तो 1941 में ये लिखी थी। ठीक है, उन्होंने प्रकाशन वर्ष में मेरे ख्याल 1941 में ही हुआ था। तो ये कविता में टी.एस. इलियट जो कि अंग्रेजी का एक बहुत ही मज़ा हुआ कवि हैं, उसके ऊपर बहुत कटाक्ष कर दिया था निराला ने और बहुत कविता ये फेमस हुई थी। साथ ही मेरी तो फेवरेट है भाई, पूंजीपतियों की क्या उधेड़ करी है उसने। ठीक है, आगे साथियों 73वां प्रश्न है, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है, तुझको मुझसे शोख बाजू सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? साथियों निसंदेह जे अज्ञेय जी की पंक्तियाँ हैं। क्या है कविता का नाम जिससे ये पंक्ति ली गई है? तो साथियों बता देते हैं, उनकी एक लंबी कविता है असाध्य वीणा। क्या है? असाध्य वीणा। ठीक है, जिसमें वो एक वीणा को साधते हुए प्रस्तुत होते हैं एक राजा के, जहाँ जिसको कोई भी बजा नहीं पाता है, सिर्फ उस पंडित के बजाय जिसको बुलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी कविता है, इसको कभी हम पढ़ाएंगे अपने चैनल पर। ठीक है, तब तक प्रतीक्षा करते रहें क्योंकि अभी हमारा भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो फिर भी हम आपके लिए प्रश्न लाए हैं, तो आप हमारी वीडियो को देखें, बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। 74वां प्रश्न है साथियों, कथा जगत जेती कवि आई, ये आई लिखा है, ठीक है साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है टंकन में लिखते समय। कथा जगत जेती कवि आई, पुरुष मारी वज्र सती कराई, यह उक्ति किस पुस्तक से है? तो साथियों ये मधुमालती से है। ठीक है जी, मधुमालती किसने लिखी है? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, होमवर्क दे रहा हूँ। किसकी पुस्तक है मधुमालती? ठीक है, मधुमालती किसकी पुस्तक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कथा जगत जेती कवि आई, पुरुष मारी वज्र सती कराई। आपको होमवर्क दे दिया जी हमने। आगे प्रश्न साथियों, जे हिंदी व्याकरण से संबंधित कह सकता हूँ, देवनागरी लिपि या राजभाषा से संबंधित। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अधीन किया गया? 344 अनुच्छेद के अंदर है। अगला प्रश्न है साथियों 74वां प्रश्न है साथियों, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर खेर, जो तीसरा है काका कालेलकर, चौथा है आचार्य नरेंद्र देव। साथियों इसका उत्तर मैं ही दे देता हूँ,
इसका है बाल गंगाधर खेर। ठीक है साथियों, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था बाल गंगाधर खेर के अधीन। अभी आप मुझे बताइए कि किस वर्ष हुआ गठन राजभाषा आयोग का, किस वर्ष। हमने साथियों देवनागरी लिपि के ऊपर जे आपको बता दूं कि वीडियोस जो हैं बनाई हुई थी। ठीक है, 2 वीडियोस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो राजभाषा आयोग का गठन उसमें हमने बताया हुआ, यदि आप वहाँ से देखने बताना चाहते हैं, यदि आप खुद सर्च करना चाहते हैं अलग से, तो वहाँ से दे दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि किस वर्ष हुआ था राजभाषा आयोग का गठन। तो अगले प्रश्न में चलते साथियों, 77वां प्रश्न है भैया जी, इसको भी पढ़ लीजिए हमारे साथ। क्या है 77वां प्रश्न? 2 व्यक्ति जो विभिन्न भाषा भाषी हों, भाषा में बात करते हों, जिसे दोनों अच्छी तरह समझ सकते हों, ऐसी भाषा को क्या कहा जाता है? मानक भाषा, संपर्क भाषा, बोली या राजभाषा? तो निस्संदेह साथियों संपर्क भाषा ही तो कहा जाएगा ना। जो 2 व्यक्ति हैं भाषा बोल रहे हैं, और जो भाषा बोल रहे हैं वो दोनों अच्छी प्रकार से जानते हैं। ठीक है, हालांकि उनकी जो वास्तविक भाषा वो अलग अलग है, तो उनको तो संपर्क भाषा ही कहा जाएगा ना। ठीक है, 78वां प्रश्न है साथियों, 78वां प्रश्न है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है ना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है जी, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में किया है भाई? तो उसी पुस्तक में जो काल विभाजन करा है हिंदी साहित्य का, वो कितने भागों में है? निसंदेह 11 पर टिक करिए भाई। ठीक है जी, अगले प्रश्न पर साथियों, बहुत आसान प्रश्न है साथियों जी, हमने सब करवाया हुआ है सब। यदि आपने हमारे लेक्चर नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ लीजिएगा जाकर। 39 माफ करिएगा 79 पे प्रश्न में पहुंच चुके हैं। हिंदी साहित्य के किस समीक्षक ने आदिकाल को बाल्यकाल, मध्यकाल को किशोरावस्था और आधुनिक काल की संज्ञा युवावस्था में विभाजित करके दी है? जब विभाजित किया है इस तरह के काल विभाजन में, तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा राम शंकर शुक्ल रसाल। क्या आएगा जी? राम शंकर शुक्ल रसाल, जो विद्वान हुए हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने आदिकाल को बाल्यकाल मतलब आदिकाल भी नाम दिया है, फिर उसके अगले भाग को बाल्यकाल, मध्यकाल भी नाम दिया, फिर उसके अगले काल को किशोरावस्था, आधुनिक काल भी नाम दिया है, युवावस्था काल भी। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये नया जो प्रक्रिया चलाई थी, ये बताई थी। ठीक है, इस प्रकार से ये नई बात जो मुझे लगी, अच्छी लगी थी। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, 80वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कौन सा युग्म सही है ये बताना है। साहित्य लहरी, पद्माकर, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। आगे है लोकायतन, निराला, नहीं भाई ये तो पंत जी की है। एक कंठ बिस्पाई, नागार्जुन, नहीं जी ये तो दुष्यंत कुमार की है। ठीक है, वैराग्य संदीप, तुलसीदास, ये बिल्कुल सही है। यही तो पूछा गया कौन सा युग्म सही है, तो ये तो तुलसीदास की है साथियों। 81वां प्रश्न, कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्य में नहीं आता है? तो साथियों बता देते हैं, रसनिधि ये तो आता है भाई, हठी ये भी आता है, निवाज ये भी आता है, गवाल ये नहीं आता है भाई। तो सही क्या हुआ? सही क्या है? ठीक है, गवाल आएगा, क्योंकि गलती तो पूछा गया है और इसलिए हमारा उत्तर सही हो जाएगा जी चौथा। ठीक है, गवाल। तो 82वां प्रश्न है, क्या है जी? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, असंगत युग्म बताना है कौन सा, बिल्कुल जहां पर गलत युग्म बताया गया है। पहला सप्तक, साथियों तार सप्तक के बारे में पढ़ा है ना आपने? तार सप्तक पत्रिका किसने शुरू की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जी। तार सप्तक पत्रिका किसने शुरू की थी? 4 भागों में विभक्त है ये पत्रिका। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। हर सप्तक में 7-7 कवि हैं और 7 कवियों को याद भी करना है। 7 या 21 और 7 चौका 28 कवियों के नाम आपने याद करने। यदि आप चाहते हैं मेरिट में आना और यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो चित्त को रिलैक्स करें और इन 28 के 28 कवियों को याद करें साथियों। टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, हम तार सप्तक के कवि जरूर लाएंगे आपके लिए बहुत जल्द। ठीक है जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत संगत है? तो पहले सप्तक में जिस कवि को स्थान मिला है गिरजा कुमार माथुर, जी तो बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है जी, दूसरा सप्तक है शकुंतला माथुर। हर सप्तक में साथियों 7-7 कवि हैं, तो दूसरे सप्तक में तो शकुंतला माथुर भी आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा सप्तक मुक्ति बोध, नहीं साथियों ये असंगत है। चौथा सप्तक नंद किशोर आचार्य, ये बिल्कुल सही है। चौथे सप्तक में नंद किशोर आचार्य भी हैं। ठीक है, तो पहला सप्तक, दूसरा और चौथा ये तो बिल्कुल सही युग्म जहां पर दिए गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल असंगत युग्म हमने चुनाव करना है, उसका वो आएगा तीसरा। ठीक है जी, मुक्ति बोध तीसरे में नहीं आते, बल्कि वो तो आते हैं पहले सप्तक में। ठीक है, तो जहां पर तीसरे सप्तक का कवि जो है गलत आएगा, तो असंगत युग्म जो है वो बिल्कुल तीसरा आएगा, सही ऑप्शन तीसरा आएगा। ठीक है,
83वां प्रश्न है साथियों, कई लोग साथियों जानते हैं कि नाटक जो है प्रेमचंद ने लिखे हैं, और आपको बता दूं कि 3 नाटक जो है प्रेमचंद के हैं, और नाटकों में ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन वो लिखना जरूर चाहते थे नाटक। अगर उनके पास कुछ ज़्यादा समय होता तो ज़रूर वो नाटक भी लिख कर जाते हमारे लिए, ठीक है। तो 4 नाटकों के नाम जहाँ पर दिए गए हैं, एक नाटक जो है प्रेमचंद का नहीं है, ठीक है साथियों। तो पढ़ते हैं ऑप्शन, क्या लिखा गया है, कौन सा नाटक प्रेमचंद का नहीं है। उन्होंने कहानी लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, लेकिन नाटक भी लिखे हैं साथियों, ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन सा नाटक प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन है संग्राम, काबा और करबला, करबला और प्रेम की बेदी। 4 ऑप्शन मैंने पढ़ दिए। तो साथियों जो ऑप्शन नहीं है वो आएगा काबा और करबला। तो ये तो हाँ, ये एक काव्य संग्रह है, या एक कथा संग्रह बोल सकते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो साथियों पहला ऑप्शन संग्राम नाटक जो है वो प्रेमचंद का है, करबला नाटक और प्रेम की वेदी नाटक भी प्रेमचंद का है, ठीक है साथियों, लिख लीजिएगा। 84वां प्रश्न है साथियों, जगदीश चंद्र माथुर की रचना रीढ़ की हड्डी, क्या है नाम? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है रीढ़ की हड्डी। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति है, रचना है ये एक, ठीक है जी। किस विधा की है? किस विधा की है? जीवनी, नाटक, एकांकी, एक कहानी। साथियों एकांकी है जे, बिल्कुल क्या बोलूं मैं, एकांकी है जे। रीढ़ की हड्डी कहानी एकांकी है, बार बार बोल रहा हूँ। एकांकी को क्या बोला जाता है? शॉर्ट एक्ट प्ले भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट एक्ट प्ले। बहुत अच्छी स्टोरी है साथियों, मुझे लगता है हर लड़की हर लड़के को पढ़ना चाहिए, उनको पता चलेगा कि वास्तविकता होती क्या है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी कहानी जरूर पढ़ेगा, कहानी मतलब एकांकी की कहानी जरूर पढ़ेगा। शॉर्ट एक्ट प्ले नाटक का एक छोटा रूप होता है एकांकी, इसको जरूर पढ़िएगा। और अभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइए कि इसकी मुख्य पात्रा का क्या नाम है, ठीक है। पात्र, जो मुख्य पात्र हैं उसका क्या नाम है, जिसके लिए एक लड़के का क्या आता है, रिश्ता आता है, और वो जिसका रिश्ता आता है वो किस प्रकार का निठल्ला लड़का है, और लड़की जो है उसका नाम आपने जरूर बताना है जिसके लिए रिश्ता आता है, और किस प्रकार से वो बेइज्जती करती है उस लड़के की, क्या क्या कारनामे वो करके आया होता है अपने लाइफ में, ठीक है। वो भेद खोल देती है उसके सामने, उसके घर वालों के सामने। तो ज़रूर हमें ये बताइए। ये मेरे ख्याल CBSE में भी लगी हुई है 9वीं कक्षा में, और PSEB में जब आपने +2 करा हुआ हिंदी में, हिंदी भाषा रखी होगी इलेक्टिव हिंदी, तो वहाँ भी मेरे ख्याल +2 में ये रीढ़ की हड्डी एकांकी लगी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 85वें प्रश्न है साथियों, पहुंच चुके हैं। जगपति, चंदा, बच्चन सिंह आदि पात्र कमलेश्वर की किस कहानी से हैं? मांस का दरिया, नीली झील, जॉर्ज पंचम की नाक, या राजा निर्वंशिया। तो साथियों राजा निर्वंशिया के पात्र हैं। अगर आप चाहें तो हम इस कहानी को पढ़ा भी देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जो नट की हिंदी में भी लगी हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, अशक, उपेंद्र नाथ अशक की बात हो रही है। अशक जी की रचना मंटो मेरा दुश्मन किस विधा से है? जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा या रेखा चित्र। जो संस्मरण है। मंटो, साथियों मंटो के बारे में पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़िए। मैं तो कहता हूँ कि उर्दू का ऐसा लेखक, यदि आप हिंदी के होते हुए भी आपकी नेशनल नहीं पढ़ा है तो लाइफ जो है बेकार चले जाने वाली। मंटो जो लिखता है ना साथियों वो अलग है। मैं मानूंगा नहीं कि हिंदी में कोई ऐसा कोई लेखक है, कहानीकार है। सादत हसन मंटो के ऊपर मूवी बनी हुई है, बहुत डार्क मूवी, मैं कहूँगा दिल को दहला देने वाली मूवी। इतना भी इंसान क्या पागल हो सकता है किसी अपनी लिखत के लिए, अपनी लेखनी के लिए, अपनी कहानियों की लिखाई के लिए। लोग किस तरह से उनको प्रताड़ना दिया करते थे कि भाई क्या लिखते हो, इतनी अश्लीलता, लेकिन वो वास्तविकता होती थी समाज की साथियों। आगे आखिरी चट्टान तक, ठीक है, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत किसका है? साथियों मोहन राकेश का है, निसंदेह, इस पर टिक करेंगे हम। अगला साथियों प्रश्न है 88वां प्रश्न, महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े? तो महीप सिंह जो है सचेतन कहानी आंदोलन से जुड़े थे साथियों, निसंदेह सचेतन के ऊपर टिक लगाना। साथियों यदि आपने कहानी आंदोलन नहीं पढ़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जरूर पढ़िएगा हमारे वीडियोस पर से जाकर, ठीक है। कौन सा उपन्यास निराला का अधूरा नहीं है? निसंदेह निरुपमा नहीं है, बाकी सारे जहाँ पर अधूरे हैं, ठीक है, अधूरे। आपको बता दूं कि अधूरे उपन्यास उनके ये रहे, ठीक है जी। तो चोटी की पकड़, काले कारनामे, इंदु लिखा, जे उनके अधूरे उपन्यास हैं। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों का संकलन का क्या नाम है? साथियों जो उन्होंने शुरुआती 4 उपन्यास लिखे थे उर्दू में,
उनको एक संकलन में रखा था, ठीक है, संयुक्त रूप से रखा था। तो प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों का संकलन, उसका नाम था जी मंगलाचरण। क्या था जी? मंगलाचरण। क्या नाम था जी? मंगलाचरण। याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, पता नहीं कहाँ से खंगाल के लाए हैं, जो परीक्षा में अभी यही पूछे जाएंगे साथियों। नॉर्मल प्रश्न तो नहीं पूछे जाने वाले, मैं कह के देता हूँ भाई। अगला प्रश्न साथियों 91 प्रश्न में पहुंच चुका है। अज्ञेय की कविता हिरोशिमा किस काव्य संग्रह में दर्ज है? साथियों, हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने बम फेंका था ना, कितने हजारों लोग मारे गए थे भाई, ठीक है जी। हिरोशिमा की घटना को देखा जब वहां जाकर अज्ञेय जी ने जापान में तो क्या उनके ऊपर बीती और क्या वो दहल गए देखकर, उसका जिक्र जो है हिरोशिमा के कविता के ऊपर लिखा है। हिरोशिमा कविता में लिखा है, जो किस काव्य संग्रह में है, ठीक है, और अरि ओ करुणा प्रभ में, ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभ में जे दर्ज है, जे कहानी, माफ करिएगा, जे काव्य, जे कविता जो है अरि ओ करुणा प्रभ में दर्ज है। हिरोशिमा कहानी जो है, ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभ में दर्ज है। हिरोशिमा एक कविता है, ठीक है, माफ करिएगा मैंने कहानी बोल दिया, मेरे ख्याल से कविता बोलना है। कविता हिरोशिमा है और काव्य संग्रह अरि ओ करुणा प्रभ में दर्ज है। इस प्रकार से अभी काफ़ी देर से बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा भटक गया। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से मुख्य स्वर कौन से हैं? मुख्य स्वर जिससे दीर्घ स्वर बने, जिससे संयुक्त स्वर बने, ठीक है, मुख्य स्वर कौन से साथियों? तो साथियों बता देता हूँ, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मुख्य स्वर हैं। ये आगे जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं। जे अंग और विसर्ग ये तो स्वर्गों में भी नहीं आते, ये स्वरों में भी नहीं आते हैं और वर्णों व्यंजनों में भी नहीं आते, ठीक है। हालांकि इनकी गणना स्वरों में ही की जाती हैं। और ए बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, तो ये तो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। तो मुख्य स्वर साथियों, मूल स्वर नहीं, मुख्य स्वर जिससे बाकी के स्वर बने हैं। तो जहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने व्याकरण के ऊपर भी वीडियो बनाई है, जे मतलब संयुक्त रूप से वीडियो लेकर आए हैं ताकि हिंदी व्याकरण की भी तैयारी हो सके और आपकी जो है तैयारी साहित्य के रूप से भी हो सके। तो 93वां प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है? साथियों कौन सा युग्म गलत है जी? यर लव, ये अल्प प्राण और घोष दोनों है, बिल्कुल सही है साथियों। और ख घ श ज ये क्या कहा जा रहा है जहाँ पर? ये अघोष हैं, ये बिल्कुल गलत है भाई। श श स ह साथियों ये महाप्राण है, बिल्कुल सही है। ह घोष है, ये बिल्कुल सही है साथियों। तो अघोष, अघोष कौन से होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमें जाकर। ये बिल्कुल जहाँ पर गलत दिया गया है दूसरा ऑप्शन, तो इसी का तो चुनाव करना है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल जहाँ पर सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, 94वां प्रश्न है साथियों, इसको देख लेते हैं। क्या है प्रश्न पूछा गया? अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। क्या बोला गया कि अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा, मतलब अनाथ हो जाएगा। तो किसका मत है? ये नागेंद्र का मत है, जिसमें उन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है कि अगर ये ना होता तो भारत को भक्ति काल ना मिलता, रीति काल ना मिलता और आधुनिक काल ना मिलता। आगे साथियों, श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को किन दो नामों से उचित माना कि हाँ यार ये दो नाम जो हैं आदिकाल के दिए जा सकते हैं, मतलब प्रथम काल के, हिंदी साहित्य के प्रथम काल के नाम ये हो सकते हैं। तो साथियों जो ऑप्शन सही आएगा वो आएगा वीर काल और अपभ्रंश काल। जो श्याम सुंदर दास ने नाम सुझाया है प्रथम काल का, हिंदी साहित्य के प्रथम काल का। 96वां प्रश्न साथियों, बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं वीडियो के अंत में हम। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या है विकल्प? क्या है? नु सिपहर, अगला है नजरान ए हिंद, दर्शन सार, और अगला है जी हालत एक कन्हैया। तो दर्शन सार जो कृति हमें जरूर बताइएगा किसने लिखी है, जी अमीर खुसरो की नहीं है, ठीक है जी। सही ऑप्शन तो यही चुनना है ना हमने। तो दर्शन सार मतलब यही पूछा गया कौन सी नहीं है, तो दर्शन सार नहीं है। बाकी जो भी हैं ये तो अमीर खुसरो की, ये भी आप याद कर लीजिए। लेकिन दर्शन सार किसकी है हमें जरूर बताइएगा जी, ये कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है जी। आगे साथियों प्रश्न है, हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का सबसे पहला रूप किस रचना में
माना जाता है? किस रचना से माना जाता है? राहुल वेल से माना जाता है साथियों, निस्संदेह राहुल वेल करेंगे ना। और हमें ये भी बता दीजिए कि हिंदी, चलो मैं ही बता देता हूँ, राहुल वेल जो है ये पहला चंपू काव्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है? पहला चंपू काव्य जो गद्य और पद्य में मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों 98वां प्रश्न है। बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं वीडियो के अंत में। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अभी 100 प्रश्न है, समझाना भी बन जाता है कहीं कहीं। अज्ञेय के उपन्यास से संबंधित उनकी संयुक्त कृति कौन सी है? ठीक है, जिनमें उन्होंने बहुत सारे और उपन्यासकारों की भी सहायता ली है, तो संयुक्त कृति माना जाता है। तो बारह खंबा, नदी के द्वीप, बीनू भगत, छाया मेनकाल। तो साथियों 12 खंबा जो है उनकी संयुक्त कृति मानी जाती है, ये बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अगला साथियों 99वां प्रश्न है। क्या है इसमें? रीतिकालीन कवि सेनापति, याद है ना जी? रीतिकालीन कवि सेनापति, कुछ विद्वान मानते हैं कि रीतिकालीन कवि सेनापति को हम रीतिवद और रीति सिद्ध दोनों में रख सकते हैं। कुछ का मानना है कि इसको रीति सिद्ध में भी रखा जाएगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सेनापति जो कवि हैं, इनके गुरु कौन है? हीरामन दीक्षित। ठीक है साथियों, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। कथन किसका है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की कविता है, माफ़ करिएगा पंक्ति है, जो कि उन्होंने तुलसीदास को समर्पित करी है। तो ये तो रहे साथियों 100 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? प्रश्न नए थे, कुछ पुराने थे, हमने अपने वीडियो लेक्चर से बनाए थे। और यदि आपने वो वीडियोस लेक्चर नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी हानि होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके लिए रख दी हैं उस वीडियोस में। तो बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो होमवर्क दिया है साथियों, होमवर्क आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम प्रतीक्षा करते रह जाते हैं, आप होमवर्क देते नहीं हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। जितने प्रश्नों को भी जानते हैं आप दीजिए, गलत हो सही हो हम करेक्शन कर देंगे, लेकिन ज़रूर उत्तर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, सुरक्षित रहें और चैनल को प्यार इसी तरह से करते रहें। धन्यवाद जी।